Hello students, I am Kronal Parmar. Today we are going to start a new chapter of physics for class 11. The name of the chapter is Laws of Motion, in which today we are going to start lecture number 1. For start of this chapter, first of all we have to understand the concept of a motion. Different concept of motion is given by Aristotle, Galileo and Newton. Aristotle, Galileo and Newton gave their different views regarding with the motion. The scientist Newton worked a tremendous work in the field of motion. First concept of motion is given by Aristotle, who is the Greek scientist. एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट क्या है? एरिस्टोटल ने जो मोशन के रिगार्डिंग अपना कॉन्सेप्ट रखा है वो कुछ इस तरह से है कि अलग अलग जगह पे जो मोशन का लॉ है वो अलग अलग तरीके से यूज़ होगा. मतलब कि सपोज़ हम अभी बात कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी मतलब कि अर्थ के सरफेस पे है. अर्थ के सरफेस पे है तो उस पर जो मोशन का लॉज है वो अलग तरह से लगेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट इन दी अर्थ है तो उस पर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग तरह से लगेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में कहीं पे दूसरी जगह पे है तो वहाँ पे जो मोशन का लॉ है वो अलग तरह से लगेगा. मीन्स व्हाट कि जो मोशन का जो लॉज है वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा. मतलब कि वो यूनिवर्सली सेम नहीं होगा. वो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट. एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था उसको रॉन्ग किया गैलीलियो ने. गैलीलियो का कॉन्सेप्ट इनर्शिया रिगार्डिंग था. ओके, उन्होंने बोला कि जो मोशन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह पे एक तरह से ही लगेगा. इट विल नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट कंडीशन. गैलीलियो के डेथ के बाद न्यूटन ने अपना व्यूज़ रखा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन. न्यूटन के बारे में आप सब जानते हो. उन्होंने मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में अपना बहुत योगदान दिया है. उन्होंने मोशन के रिगार्डिंग अपने जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन, उसको रिटन फॉर्म में उसके रिगार्डिंग एक बुक बनाई. ओके, तो उन्होंने उनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जो बुक है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका लिखी. उन्होंने जो लॉज ऑफ मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स के मोशन, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ सन, अर्थ एंड अदर प्लैनेट के बारे में अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपनी जो थियरीज है वो दी है. तो दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन. To understand clearly about the concept of motion, we have to know the meaning of force and inertia. Now, how can we define the force? We can define a force like a force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. फोर्स क्या है? जो भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल हम लगाते हैं, इट इज़ सिंपली कॉल्ड एज अ फोर्स. अभी फोर्स जो है फिजिक्स में फोर्स दो तरह से होते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फर्स्ट वन कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स व्हाट कि जहाँ पे फोर्स लगाने के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होगी. मतलब मैं एक एग्जांपल लूँगा
कि मुझे डस्टर को मूव करने के लिए मुझे उसको हैंड से उठाकर मतलब कि उस पर फोर्स लगाकर मैं उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करता हूँ, तो उस तरह से जो फोर्स लगेगा मीन्स कि इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा टाइप है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम फील्ड फोर्स भी बोलेंगे। फील्ड फोर्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो फोर्स अपना फील्ड जनरेट करता है और उसमें वो फोर्स लगता है, उसमें कांटेक्ट की, डायरेक्ट कांटेक्ट की कोई ज़रूरत होती नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज अ नॉन कॉन्टेक्ट टाइप फोर्स और यू कैन से दैट फील्ड फोर्स। अभी फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत होती नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी वजह से हमारे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिखेगा नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट से लगेगा नहीं, लेकिन वो नॉन कांटेक्ट टाइप है, मतलब फील्ड, उसको बोलेंगे फील्ड फोर्स। सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है, ओके, वो उसमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं होगा फोर्स। ओके, थर्ड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में भी पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें फोर्स लगेगा। तो सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स और यू कैन से दैट इट इज अ फील्ड फोर्स। नाउ मूव फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वन very most important concept is a inertia. To understand the inertia, one older concept was that कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मोशन करवाने के लिए उस पर कंटिन्यूसली उसको फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, वरना वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे अपनी बाइसिकल को कंटिन्यूसली रन करने के लिए कंटिन्यूसली पेडल लगाने होंगे, तभी वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करेगा, वरना वो रुक जाएगा। ओके, तो मतलब क्या, इनर्शिया का ओल्डर कॉन्सेप्ट था कि अगर हम फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो जो मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन से रुक जाएगा। ये ओल्डर कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो ओल्डर कॉन्सेप्ट कंप्लीटली ट्रू नहीं था, इट इज़ अ पार्शियली ट्रू। उस पर कई रिसर्च हुए, कई साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और रिसर्च के बाद ये पता लगा कि जो इनर्शिया है, ओके, वो सिंपली ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट की मोशन को वो रोक देता है, उसको हम इनर्शिया नहीं बोलेंगे। द न्यू कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट it is an inherent property of object to keep moving in straight line at a constant speed when no force act upon them। मतलब कि जब तक उस पे ऑब्जेक्ट पे बाहर से फोर्स नहीं लगता तब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन में ही रहेगा, मूवमेंट कर रहा है तो वो मूवमेंट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी कंडीशन में है तो स्टेडी ही रहेगा। मतलब जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपनी कंडीशन, अपनी जो पोजीशन है वो ही पोजीशन में रहेगा। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। ओल्डर कॉन्सेप्ट क्या था? ओल्डर कॉन्सेप्ट ये था कि जो मोशन को रोक देता है उसको इनर्शिया पहले लोग समझते थे। ऐसा कई सालों तक इनर्शिया का ओल्डर कॉन्सेप्ट ही चला। लेकिन व्हाट इज़ द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया? कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता तब तक ऑब्जेक्ट की जो भी कंडीशन है उसी कंडीशन में, अगर वो मूव हो रहा है तो मूव ही करेगा, अगर वो स्टेडी कंडीशन में है तो स्टेडी कंडीशन में ही रहेगा, और अगर वो कोई भी इस कंडीशन से है वही कंडीशन में रहेगा। दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इफ an external force is act on a body, the state of the body will change। जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगेगा तभी वो बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज होगी, अदरवाइज नॉट। अ बॉडी डज नॉट चेंज ऑफ इट्स ओन इट्स स्टेडी स्टेट और इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन।
बॉडी खुद ब खुद अपने आप से अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन है, मतलब वो स्टेडी कंडीशन में है या यूनिफॉर्म मोशन में, वो चेंज नहीं कर सकती. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी नॉट टू चेंज इट्स स्टेट by itself is called the inertia of the body. Again I repeat, the property of the body not to change its state by itself is called inertia of the body. Inertia means to oppose its change. This is important. Inertia का simple meaning क्या है? Inertia means to oppose द चेंज, मतलब कि वो स्टेडी है तो स्टेडी में रहने की ट्राई करेगा, मोशन में है तो मोशन में रहने की ट्राई करेगा. द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्स ऑफ इट इनर्शिया. इनर्शिया क्या समझने के लिए उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मास है. अगर दो मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जो ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा. In linear motion, inertia is equal to mass. This is important. ये आपको याद रखना है. In linear motion, inertia is equal to mass. Now move forward. Next is a types of inertia. जैसे हमने डिस्कस किया, there are three types of inertia. First one is inertia of rest. Second one is inertia of motion and third one is inertia of direction. फर्स्ट के बारे में मैं बात करूँगा. व्हाट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. इसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सेकंड वन इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन मीन्स व्हाट, कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे नहीं लगता तो जितनी मोशन से वो आगे बढ़ रहा है उतनी मोशन उसकी कंटिन्यू रहेगी. ओके. थर्ड वन इज़ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. जब तक एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे नहीं लगता तब तक बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. दिस इज कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. I think you understand it. Three types of inertia. Inertia, first one inertia of rest, second one inertia of motion and third one is inertia of direction. Next point is system of particles. System of particles. Now how can we define the system of particles? It is simply a group of particles having the same velocity and fixed distance between them. Means it is a group of particle having the same velocity and a fixed distance between them. इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर 4 मैन एक कार के अंदर बैठे हैं और वो कार मूव कर रही है, तो जितनी वेलोसिटी से वो कार मूव कर रही है उतनी ही वेलोसिटी से वो चार इंसान उतनी ही वेलोसिटी से वो मूव करेंगे. तो ये 4 मैन जो कार के अंदर है उसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. 4 मैन्स आर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो एक बॉडी के अंदर, एक सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरे बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक से वो सिमिलर होती रहेगी. उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. नेक्स्ट, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट वन इज अ इंटरनल फोर्स ऑफ बॉडी एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल फोर्स ऑफ बॉडी. व्हाट इज इंटरनल फोर्स? इंटरनल फोर्स कैन नॉट क्रिएट मोशन. इंटरनल फोर्स की वजह से बॉडी की मोशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मोशन में ला सकते हैं. व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स? इट कैन क्रिएट अ मोशन, इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोर्स. इंटरनल फोर्स कैन नॉट क्रिएट अ मोशन. नाउ मूव टुवर्ड्स अ नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक नेम इज मोमेंटम. मास हमको मालूम है, वेलोसिटी हमको मालूम है. अभी नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम. नाउ व्हाट इज मोमेंटम? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास
of body and its velocity is called momentum. तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलेंगे मोमेंटम. मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको बोलेंगे मोमेंटम. अभी जो मोमेंटम है वो किससे रिप्रेजेंट होगा? P से रिप्रेजेंट होगा. यहाँ पे P इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर. ओके, सो यू कैन से दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन. अभी मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होगी? मोमेंटम की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जो डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है वही डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा. नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg mass per second, kg into mass per second, और you can say that it is a Newton into second. आपको ये याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg mass per second और Newton into second. Now the dimension formula of momentum. Dimension formula of momentum is m1 l1 t raised to minus 1, m1 l1 t raised to minus 1. The momentum of moving body gives some more information than its velocity. We understand this by example. Which one out of bicycle and car moving with the same velocity can do more harm in colliding with us? ये आपको अभी सोचना है. Clearly हम बता सकते हैं कार, बिकॉज ड्यू टू द ग्रेटर मास इट्स मोमेंटम इज मोर. यहाँ पे आप देख सकते हो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. जिसका मास ज़्यादा होगा उसका, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा हमको मिलेगी. मीन्स के यहाँ पे कार का एक एग्जांपल है और बाइसिकल का एग्जांपल है. कार के मास ज़्यादा है कंपेयर टू बाइसिकल, एंड यहाँ पे क्या दिया गया है कि वेलोसिटी दोनों की सेम है. दैट्स वाई वी गेट द मोमेंटम ऑफ कार इज ग्रेटर कंपेयर टू द साइकिल. Thus momentum is an important physical quantity. Now move towards the very important concept of this chapter, Newton's law of motion. Newton's law of motion. न्यूटन ने मोशन का रिसर्च करके 3 मेन कॉन्सेप्ट दिए, 3 मेन लॉज दिए. वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. वन बाय वन हम समझेंगे व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज सेकंड लॉ एंड व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस टू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसके रिगार्डिंग है? इट इज सिंपली अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स. What is the statement of first law of motion? As long as no net external force is act on the body, a stationary body remains stationary and a body in motion continues to move with constant velocity. तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया के बारे में हमको बताता है. इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग है, और वो किसके बारे में है? इट इज़ सिंपली गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग क्या है? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट ऑन अ बॉडी, जब तक कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी अगर स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगी, अगर वो कंटिन्यूसली मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली मोशन करेगी. नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके रिगार्डिंग है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इंडिकेट टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the force applied. Rate of change in momentum is directly proportional to force applied. अभी rate of
चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मतलब उसको हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड मतलब F। अभी हम जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन राइट F वेक्टर इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब d वेक्टर p अपॉन dt। अभी हमको मालूम है मोमेंटम p इज इक्वल टू m वेक्टर v, दैट्स व्हाई वी पुट दिस वैल्यू वेक्टर p इज इक्वल टू mv। तो p की जगह पे हम अभी 5.5.2 में p की जगह पे mv वेक्टर की वैल्यू रखते हैं। तो क्या हमको इक्वेशन मिलेगा d बाई डी टी, p की जगह पे mv, दैट्स व्हाई वेक्टर f इज इक्वल टू d बाई डी टी mv vector. Now if the mass of body remains constant then, अभी यहाँ पे जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा तो m को हम कॉमनली बाहर निकालेंगे। f वेक्टर इज इक्वल टू m dv अपॉन dt। नाउ वी नो दैट के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ एक्सीलरेशन। That's why m dv by dt is acceleration। वेलोसिटी में चेंज है उसको हम एक्सीलरेशन बोलेंगे। That's why we get the value of force F is equal to ma। यहाँ पे फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, That's why वेक्टर F is equal to ma। ये आपको याद रखना है। This is the output, you can say that output of सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है आउटपुट? F इज इक्वल टू ma। नाउ यहाँ पे हमने देखा वेक्टर F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नाउ द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूटन। वी नो दैट SI यूनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूटन। द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg, it is called 1 Newton force। it is called 1 Newton force। 1 Newton force इसे कहेंगे the force which produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg is called 1 Newton force। 1 Newton is equal to 1 kg into meter per second square। 1 Newton is equal to 1 kg into meter per second square। The unit of force in CGS unit, फोर्स का CGS यूनिट है डाइन एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1 l1 t⁻²। जो हमने यहाँ पे 5.5.4 जो इक्वेशन है वेक्टर F इज इक्वल टू m वेक्टर A, द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑब्टेन। तो ये हमको वैल्यू ऑफ फोर्स डिफाइन कर रहा है। जो इक्वेशन 5.5.4 ये आप देख रहे हैं, इट विल इंडिकेट द वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू द इस मास एंड एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स, अभी न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फर्स्ट लॉ फोर्स की डेफिनेशन है, सेकंड लॉ अभी न्यूटन का सेकंड लॉ it will indicate the magnitude of external force acting on the body. Thus the force has a relation with change in momentum and time taken for the change, and the relation is obtained from Newton's second law। जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो हमको मिला F इज इक्वल टू m a,
the time rate of change of momentum of body is equal to the resultant external force acting on it and this change is in the direction of force. मतलब F इज इक्वल टू ma से हम सेकंड लॉ इस तरह से डिफाइन करेंगे. नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी पॉपुलर. It is also called as action reaction law. Third law of motion is well known by its name action reaction law. What is the definition of this third law of motion? Every action has equal and opposite reaction acting on different bodies. जितना एक्शन होगा उतना ही अमाउंट का और उसके अपोजिट डायरेक्शन से हमें रिएक्शन मिलेगा. ये हम जानते हैं. ओके, इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बट इन दिस डेफिनेशन वी हैव टू क्लैरिफाई सम फ्यू पॉइंट्स विच इज कंफ्यूजिंग टू डिफरेंट स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन, in the interaction between two bodies, any one force is called as a action and then the other is called as a reaction. जब भी दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होगा फोर्स का, तो फर्स्ट जो फोर्स होगा मतलब कि एक फोर्स जो होगा उसको हम एक्शन बोलेंगे और जो दूसरा फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स. सेकंड थिंग, इट इज़ नॉट करेक्ट टू सपोज दैट first the action take place and then as a result of it reaction is occur. ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है कि पहले एक्शन होगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका रिएक्शन मिलेगा. जब भी एक्शन होगा उसके साथ ही हमको उसका रिएक्शन मिलेगा. थर्ड पॉइंट, द एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज इफ वी रिप्रेजेंट. एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे मिलेंगे इफ वी रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑन ए बाय बी. फोर्स ऑन ए बाय बी इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एफ ए बी एंड ऑन बी बाय ए इज रिप्रेजेंट एज वेक्टर एफ बी ए बी मतलब फोर्स on A by B, FBA मतलब force on B by A. Then according to this law, FAB is equal to FBA but उसके आगे है साइन माइनस. means it is both are equal but the direction is opposite. FAB is equal to minus FBA. Vector FAB means force on A by B is equal to उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर FBA फोर्स ऑन B by A. जितना भी अभी हमने पढ़ा उसकी हम समरी समझ लेते हैं. आज के टॉपिक में लेक्चर 1 में जितना पढ़ा उसकी समरी है. एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट क्या था? The force is required to continue the motion of body is not a true. तो एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था कि बॉडी को कंटिन्यू मोशन में लाने के लिए कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत था. ओके, उसको गलत किसने कॉन्सेप्ट प्रूव किया? गैलीलियो के जो स्टेटमेंट है उसने जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है उसको रॉन्ग प्रूव किया. नाउ द लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो. तो गैलीलियो ने इनर्शिया के रिगार्डिंग अपना जो स्टेटमेंट दिया था वॉज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूटन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, उसको न्यूटन ने उसका फर्स्ट लॉ के मोशन से रिप्रेजेंट किया. क्या है वो? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, the body at rest remain at rest and a body in motion continue to move with the same velocity. ओके, अगर कोई बॉडी
पे फोर्स लगता है, फोर्स नहीं लगता तो वो स्टेडी होगा तो स्टेडी रहेगा, कंटिन्यूसली मोशन में होगा तो वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा। द मोमेंटम, फोर्थ पॉइंट, द मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम रिप्रेजेंट करेंगे P से, वेक्टर P इज इक्वल टू m वेक्टर, m v वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Velocity is also vector quantity. Mass is a scalar quantity. It gives more information than the velocity. Fifth one, Newton's second law of motion. The time rate of change in momentum of body is equal to the resultant external force applied on the body and is in the direction of external force. तो वो क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? वेक्टर एफ इज इक्वल टू डी वेक्टर पी बाई डी टी मीन्स एम ए, जो हमने प्रूव किया आगे। एम ए इज अ वेक्टर इन रिलेशनशिप। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस लॉ गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ फोर्स की डेफिनेशन है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इट विल गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स। इट इज consistent with the first law. In the equation, the acceleration of body vector A is that which has when the force is acting on it, and resultant F is only the resultant external force. तो F क्या है? external force indicate करेगा। Next 6 one, the impulse of force is the product of force and the time for which it act. Impulse of force किसे बोलेंगे? It is the product of force and the time for which it is act. When a large force act for a very small time, it is difficult to measure force and delta t, but the change in momentum can be measured. जब भी बहुत छोटे समय के लिए आपका जो फोर्स लगेगा तो फोर्स को मेज़र करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके लिए हम उसका मोमेंटम मेज़र कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन इज लाइक दैट, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वेक्टर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर एफ बी ए। फोर्स इक्वल अमाउंट में लगेगा लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक कवर बाय मी। थैंक यू वेरी मच।